when back home we don't even have. Okay, let's start what will be our final session for the day. तो आई होप के रिपोर्ट के हवाले से आप लोगों को और एक क्लैरिटी मिल गई हो। अब 10 दिन रह गए हैं, जितना आप एफर्ट कर सकते हैं वो आप कर लें। और सोर्सेज का प्लीज़ ख्याल रखिएगा कि जो जहाँ से भी आप कोई मटेरियल कट पेस्ट करके लगा रहे हैं मिड टर्म के एक्सपीरियंस को देखते हुए उसका रेफरेंस प्लीज़ दूर दे दिएगा, ताकि जो है कोई कंफ्यूजन या डाउट ना रहे। ठीक है ना? राइट, आई होप यू कैन हियर मी। यस सर। सर आप ग्रुप में टोटल कितने मेंबर्स होने चाहिए आप बता दीजिए। मैक्सिमम 4 मेंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, कोई इनफरादी तौर पे चाहे जो जलाल का सवाल था, या कोई ग्रुप में 2 के 3 4 के ग्रुप में, उससे ज्यादा जो है वो नहीं होंगे। ठीक है, okay, so let's start off on the final function, which is the control function. ये बताएं कि अटेंडेंस इतने कम है, मतलब आधी से ज्यादा क्लास तो आती ही नहीं है ऑनलाइन सेशन में, कि यूनिवर्सिटी की कोई ऑफिशियल पॉलिसी आई है कि अटेंडेंस का क्या होगा? नहीं, नो इन्फॉर्मेशन। Okay, so if you can still hear me, let's start off on chapter 18, which is the chapter on controlling. Okay, so I hope you can hear my voice and see the screen.
यस सर। ओके, तो कंट्रोल फंक्शन, चारों फंक्शंस हम पहले चैप्टर में भी देख चुके हैं। प्लानिंग से आगाज होता है और कंट्रोल पे इख्तिताम होता है एक मैनेजमेंट के साइकिल में। यानी पहले प्लान किया क्या करना है, कैसे करना है, फिर आपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया, रिसोर्सेज एलोकेट की, लीडरशिप ने मोटिवेट और कम्युनिकेट किया, और फिर कंट्रोल में हम देखते हैं कि कंट्रोल में फिर हम देखते हैं कि क्या हुआ, और जो हुआ वो वही था जो कि हमने सोचा था, प्लान किया था, और फिर करेक्ट करते हैं अगर परफॉर्मेंस में कोई वेरिएशन या डिस्क्रिपेंसी हो। ठीक है ना, तो 3 इसमें स्टेप्स हैं और इसके 2 डायग्राम हम देखेंगे। एक 3 स्टेप का डायग्राम है कंट्रोल फंक्शन का, और एक जो है मल्टीपल स्टेप्स का है फ्लो चार्ट की शक्ल में, जो ज़्यादा डिटेल जिसमें बताई गई है। तो कंट्रोल फंक्शन बेसिकली जो है वो मैनेजमेंट के जो ऑब्जेक्टिव है, गोल्स की अचीवमेंट, उसको कंप्लीट करता है। ठीक है। अच्छा, वो जो लीडरशिप की बात की वो जहन में रखिएगा कि लीडरशिप के जो फंक्शन जैसे किताब में डिफाइंड है, उससे मैंने अलावा भी व्यूज दिए हैं कि लीडरशिप का रोल हर फंक्शन में होता है। प्लानिंग में टॉप लेवल ऑर्गेनाइजिंग और टॉप लेवल कंट्रोल में। ठीक है, खाली लीडर का काम ये नहीं है कि मोटिवेशन और कम्युनिकेट कर। Okay, so this is page 634, exhibit 18-2, steps in the control process. एक इसके बाद डायग्राम है जो इसी की मजीद डिटेल्स पेश करेगा, बट जनरली वही जो डेफिनेशन में हमने अभी देखा वही डायग्राम फॉर्म में है कि आपने मेजर किया एक्चुअल परफॉर्मेंस को कि क्या हुआ है, फिर उसको कंपेयर किया कि क्या होना चाहिए था उससे, जो गोल आपने सेट किए थे, और फिर अगर ज़रूरत है तो आप जो है एक्शन ले लेते हैं ताकि जो कोई डिविएशन आई है या वेरिएशन जो हद से बाहर है उसको करेक्ट कर सकें। ठीक है ना। अब जैसे मिड टर्म का आपका रिजल्ट आया है तो ये कंट्रोल का एक मौका है कि भाई मिड टर्म के मार्क्स वो आए जो कि आप चाह रहे थे, नहीं आए, तो फिर अब क्या किया जाए और उसको कैसे ठीक किया जाए। तो उसमें रिपोर्ट एक के पॉइंट्स होंगे और उसके अलावा फिर फाइनल के पॉइंट्स होंगे, तो इस लिहाज से आपने फिर करेक्टिव एक्शन लेना है। और अगर आपके नंबर आ गए थे सही, जो चंद लोगों के आए थे आपकी क्लास में, तो फिर आप उसी चीज़ को कंटिन्यू रखें और इम्प्रूव करने की कोशिश करें। ठीक है, ओके। असल मकसद ये सेंटर में दिया हुआ है, मैनेजमेंट का मकसद है गोल्स की अचीव करने, गोल्स को अचीव। अब पहले स्टेप पे आते हैं कि परफॉर्मेंस मेजर कैसे की जाए। तो बेसिकली 2 तरीके हैं जो इन्होंने यहाँ चार्ट में 4 के फॉर्म में दिए हुए हैं। 2 में इसलिए कहता हूँ, ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है। आ, अगर हमने कवर कर लिया है तो आपके क्लास के साथ कंट्रोल का फंक्शन कवर किया है थोड़ा बहुत या नहीं किया है? नो आइडिया। चले, वेरी गुड। तो 2 इकसाम है कंट्रोल की, ऑब्जर्वेशन की, परफॉर्मेंस को मेजर करने की। वो है पर्सनल ऑब्जर्वेशन, आपने खुद देख लिया कि क्या हो रहा है एक्चुअल, और दूसरे ये है जो ये 3 जिनमें शामिल हो जाते हैं कि दूसरों के जरिए आपने पता लगवाया कि क्या हो रहा है। तो पर्सनल ऑब्जर्वेशन वर्सेस सेकंड हैंड ऑब्जर्वेशन के ये रिपोर्टिंग के अपने फ़ायदे और नुकसानात हैं। पर्सनल ऑब्जर्वेशन से आपको खुद अपने आँखों से देखा हुआ, कानों से सुना हुआ इंफॉर्मेशन मिल रही है, फिल्टर्ड नहीं है।
किसी ने उसको डिस्टॉर्ट नहीं किया, अनलेस कि आप खुद डिस्टॉर्ट कर रहे हो। और आप क्योंकि खुद मौजूद हैं ऑन द ग्राउंड उस वक्त जहाँ काम हो रहा है, तो आप उसमें जो है जितने क्वेश्चंस पूछना चाहें या डिटेल लेना चाहें, जिस हद तक भी मुमकिन है वो कर सकते हैं। इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या है कि पर्सनल बायसेस आ जाते हैं, हर शख्स के होते हैं। वो पर्सनल बायसेस उस वक्त भी आएंगे जब आप किसी और को भेजेंगे कि भाई आप जाके मार्केट का सर्वे करें, आप फैक्ट्री जाएं, आप सप्लायर के पास जाएं। तो पर्सनल बायसेस तो दोनों केस में होंगे। टाइम कंज्यूमिंग है कि आपका अपना टाइम जो कि अपने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग फंक्शन में लग सकता है, वो आप क्या बेहतर टाइम आपका इस तरह से सर्व होना चाहिए या आपको किसी को ये काम ऑब्जर्वेशन का डेलीगेट कर देना चाहिए अपने सबॉर्डिनेट को। अच्छा, अगर आप किसी और को भेज रहे हैं तो कि भाई आप जाके पता लगाएं, तो वो जब आपको आन के रिपोर्ट करेंगे, ये देखें तीनों तरीकों में रिपोर्ट लिखा हुआ है। तो कोई आपको रिपोर्ट भेज रहा है ईमेल से, किसी भी और जरिए से, व्हाट्सएप से, या वो आपको आन के वर्बली बता रहे हैं। तो वर्बली अगर बता रहे हैं तो ओरल रिपोर्ट है कि उन्होंने ज़ुबानी बता दिया, तो इसके फ़ायदे हैं, जल्दी से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और वर्बल एंड नॉन वर्बल फीडबैक, बॉडी लैंग्वेज और वर्ड दोनों होंगे। मगर अगेन वही इशू आ गया कि इंफॉर्मेशन जो है वो फिल्टर्ड हो सकती है, और ओरल रिपोर्ट, वर्बल जो आप सुन रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट नहीं हो सकती। क्या ये बात आपको सही लग रही है कि ओरल रिपोर्ट डॉक्यूमेंट नहीं हो सकती? एनीबडी? क्या ओरल रिपोर्ट, वर्बल रिपोर्ट डॉक्यूमेंट हो सकती है या नहीं हो सकती? नहीं हो सकती सर। लेट से अच्छा, अभी आपने कहा नहीं हो सकती, ये जो आपने अल्फाज अदा किए, ये आपके इल्म में होगा कि पूरा सेशन रिकॉर्ड हो रहा है? यस और नो? यस सर होगी। तो अगर हम रिकॉर्डिंग कर लें ओरल रिपोर्ट की, तो तो हमारे पास रिकॉर्ड आ गया। उस रिकॉर्डिंग की हम ट्रांसक्रिप्ट बना लें कि भाई ये अल्फाज इसने कहे और उसके जवाब में ये अल्फाज दूसरे ने कहे, तो डॉक्यूमेंटेशन सर हो सकती रिकॉर्डिंग और ओरल में दोनों में फर्क नहीं है। है। रिकॉर्डिंग किस चीज़ की है? आप जो बोल रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूँ, इस वक्त रिकॉर्ड हो रहा है। यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है कि रिकॉर्ड किया जाए, फिर उसे यूनिवर्सिटी के लिए अपलोड किया जाए, ठीक है ना? तो ओरल रिपोर्ट की ही रिकॉर्डिंग होगी ना, किसी और चीज़ की तो रिकॉर्डिंग नहीं होगी। और रिकॉर्डिंग जो होती है, ट्रांसक्रिप्ट का जो लफ्ज़ है, वो एक तो ट्रांसक्रिप्ट वो होती है जो आपको ग्रेड्स मिलते हैं, बट ट्रांसक्राइब करने का मतलब ये भी होता है कि जो वर्बल स्पोकन वो रिकॉर्डिंग है, उसको आप फिर टाइप अप कर लें, प्रिंट आउट जो है उसका आप निकाल सकते हैं। अच्छा, दूसरे, अगर वर्बल रिपोर्ट नहीं है, या हो सकता है आप कहें कि भाई जो आपने मुझे बताया इसको इन राइटिंग मुझे दे दें, तो ये रिटन रिपोर्ट आ गई। तो इसमें फिर फॉर्मल हो गई, फिर डिटेल्स और डाली जाएंगी, फिर उस फाइल को आप स्टोर कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। मगर इसका ड्रॉबैक ये है नेगेटिव कि उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है? और रिटन रिपोर्ट्स की एक किस्म है स्टेटिस्टिकल रिपोर्ट्स, या आप अगर बिजनेस स्टेटिस्टिक्स जैसा कोई कोर्स पढ़ेंगे तो उसमें आप मीन, मीडियन, मोड, एवरेजेस निकाल सकते हैं डेटा के, स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशनशिप, रिग्रेशन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। मुख्तलिफ तरीक़े हैं। हाँ, ये नाम प्लीज़ अपने लिखते जाइएगा, हर उसमें अटेंडेंस का देखना है कि किस तरह से डिपार्टमेंट लेंगे, तो ये भी चैट विंडो का भी रिकॉर्ड जो है वो आ जाता है वहाँ पे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। पहला स्टेप आपका हुआ कंट्रोल प्रोसेस में ऑब्जर्वेशन के, रिपोर्ट के क्या हो रहा है उसको देखेंगे कैसे। ये दो तरीके हैं मेजर, खुद से या दूसरों के जरिए।
सेकंड स्टेप है कंपैरिजन। तो प्लानिंग के ही वक्त आपने जहां स्टैंडर्ड बनाया होगा, जैसे ये ब्लैक सॉलिड लाइन है, उसी वक्त आपने एक्सेप्टेबल रेंज वेरिएशन की कि कितनी फर्क हो सकता है गोल से, क्योंकि एनवायरनमेंट हो सकता है चेंज हो जाए, ठीक है, कोई कंपेरेटिव एक्शन उसमें हो सकता है, कोई सप्लायर की तरफ से रॉ मटेरियल ना मिले, कोई स्ट्राइक हो जाए, कुछ भी हो सकता है, बारिश आंधी तूफान व्हाटएवर। तो आप एक वेरिएशन की रेंज रख लेते हैं। लेट्स से ये जो फिगर है ये सेल्स का है, अगर लेट्स से ये 100 है मिसाल के तौर पे जो स्टैंडर्ड है, तो अपर रेंज हो गई 110 और लोअर रेंज हो गई 90 मिसाल के तौर पे। तो आप कहेंगे जी अपर रेंज क्यों है सेल्स की? क्योंकि सेल्स के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं, प्रोडक्शन फैसिलिटी चाहिए होती है, स्टोरेज चाहिए होती है, डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए होती है, ठीक है, ऑर्डर प्रोसेसिंग की कैपेसिटी चाहिए होती है। तो आपको मालूम है कि इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर सेल्स नहीं है और आप ये कोई फिजिकल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसमें लेट्स से हटा दें, लेट्स से आप कहें कि हमें जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वो कहाँ गया ये, वो एक्सक्यूज मी 5 मिलीमीटर्स उसका सरकमफ्रेंस होना चाहिए, ठीक है। एक पार्ट आप बना रहे हैं जो किसी दूसरे पार्ट में फिट होना है। सिंपलेस्ट टर्म में नट है और बोल्ट है। तो नट और बोल्ट जो चूड़ी आप उसमें बना रहे हैं, तो वो ऐसी हो कि वो नट जो है वो बोल्ट में फिट आ सके। अगर उसमें आपने 6 मिलीमीटर्स का बना दिया, ठीक है, तो चल जाएगा। अगर 4 मिलीमीटर्स का बना दिया तो भी चल जाएगा। मगर अगर उससे ज़्यादा हुआ, अगर 6.1 मिलीमीटर्स भी हुआ या 3.9 मिलीमीटर्स भी हुआ, तो आपको मालूम है कि फिर वो दोनों पार्ट जो हैं वो एक दूसरे में फिट नहीं आएंगे। तो प्रोडक्शन में भी बड़ी एक नैरो रेंज होती है जिसमें आपको ऑपरेट करना होता है, ठीक। आम फहम जुबान में जब हम बात करते हैं भाई 19-20 का फ़र्क, तो 19-20 का फ़र्क का मतलब होता है कि भाई ठीक है ये एक्सेप्टेबल है। मगर आपने ये नहीं सुना होगा कि 18-20 का फ़र्क, 17-20 का फ़र्क। तो जो कॉमन हमें कल्चरली लैंग्वेज से भी मिलता है कि थोड़ा बहुत फ़र्क या वेरिएशन तो एक्सेप्टेबल होता है, बट बहुत ज़्यादा नहीं। तो लेट्स से कि ये आपका स्टैंडर्ड मेयार था कि क्या करना है, और ये जो ग्रीन डॉट्स हैं ये एक्चुअल आपकी परफॉर्मेंस है, ठीक है। तो आप देखें कि स्टैंडर्ड से नीचे है, स्टैंडर्ड से ऊपर है, एक्स एक्सिस पे टाइम पीरियड चल रहा है। लेट्स से ये पहला दिन है, दूसरा दिन है, तीसरा दिन है, या पहला हफ्ता है, दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता है, पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा, व्हाटएवर इट माइट। तो आप देखें कि रियलिटी में स्टैंडर्ड एग्जैक्टली मीट होने के चांसेस कम होते हैं। वेरिएशन आती है हर चीज़ में, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, सेल्स हो, कुछ भी हो, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन हो, क्लासरूम की अटेंडेंस हो। तो ऊंच नीच जो है वो हो सकती है। तो कभी करीब आ गई स्टैंडर्ड के, फिर नीचे चली गई, और फिर ऊपर चली गई, एंड दिस विल कंटिन्यू। बट इस केस में जो भी एक्चुअल प्रोडक्शन आ रही है या सेल्स आ रही है या मैन्युफैक्चरिंग के पार्ट के जो स्पेक्स हैं, स्पेसिफिकेशंस हैं, वो रेंज के अंदर रह रहे हैं। रेंज क्या है? ये अपर रेड डॉटेड लाइन और लोअर रेंज ये रेड डॉटेड लाइन। तो आपने जब मेजर कर लिया खुद से या किसी को भेज के मेजर करवा लिया, या भेजा भी नहीं, तो आप लेट्स से हेड ऑफिस में बैठे हैं, आपने फैक्ट्री से आपके पास डेली रिपोर्ट आती है कि हाँ भाई प्रोडक्शन कितनी हुई, आप प्रोडक्शन हेड हैं, तो ज़रूरी नहीं कि फैक्ट्री में बैठे हों, तो आप रिमोटली मॉनिटर कर रहे हैं, तो ये रिपोर्ट आपके पास आ गई कि एक्चुअल परफॉर्मेंस चल क्या रही। तो फिर नेक्स्ट स्टेप आता है, फिर नेक्स्ट स्टेप आता है कि कंपैरिजन। अब यहाँ इन्होंने एक मिसाल दी हुई है एग्जिबिट 18-5 में कि गार्डनिंग सप्लाई, जिसे हम कहेंगे कि
मिसाल के तौर पे एक नर्सरी है, एक नर्सरी जो है वो फलों और पौधों की जो नर्सरी होती है, नॉट के वो जो नर्सरी जिसमें बच्चे पढ़ते हैं, तो उसमें ये मुख्तलिफ किस्म के पौधे और फूल जो है बिक रहे हैं। ठीक है, ये इनके पास, ये इनके प्रोडक्ट की रेंज है। ये कितने, 4 और 7 प्रोडक्ट्स हैं, और इनका ये टारगेट है या गोल है या स्टैंडर्ड है। हम पहले चैप्टर में भी देख चुके हैं, आपको अगले डायग्राम का प्रीव्यू भी दिखाया था कि गोल जो है वो ही स्टैंडर्ड बन जाता है। तो इन प्रोडक्ट्स की यूनिट सेल्स के, ये स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कि ये डॉलर सेल्स है, रुपी सेल्स है या यूनिट सेल्स है। बहरहाल एक स्टैंडर्ड है कि इतना जो है हमने ये एक एक प्रोडक्ट जो कैटेगरी है इतना हमने बेचना है। सेल्स हैं तो लेट्स से कि ये डॉलर्स में है क्योंकि अमेरिकन किताब है। और ये स्टैंडर्ड, ये गोल के बरक्स है एक्चुअल सेल्स कितनी रही। ठीक है, तो अगेन सेल्स यूनिट और रुपी डॉलर टर्म में दोनों में मेजर हो सकती है, यहाँ इन्होंने नहीं स्पेसिफाई किया। हम अज्यूम कर लेते हैं कि यूनिट है, डॉलर्स है, व्हाटएवर। तो आप देखें कि पहली लाइन में आप देखें कि स्टैंडर्ड जो था वो 1075 का था, और एक्चुअल जो परफॉर्मेंस आई वो आई है 913 की। तो ये फर्क आ गया 162 का, कि जो हमने सोचा था और जो एक्चुअली हुआ, तो ये डिफरेंस आ रहा है और डिफरेंस नेगेटिव में है। अच्छा, फिर ये पेरेनियल सदाबहार फूलों पे आ जाएं, सालाना जो फ्लावर्स ब्लूम करते हैं उन पे आ जाएं, वगैरह वगैरह। तो कुछ में टारगेट से ज़्यादा अचीव हो गया, कुछ में टारगेट से काफ़ी ज़्यादा अचीव हो गया, कुछ में फिर नेगेटिव आ गया, फिर टारगेट से ज़्यादा, फिर नेगेटिव, फिर टारगेट से ज़्यादा। और ओवरऑल हम देखें कि हमारा टारगेट था 3600, और जो एक्चुअल हमारी सेल्स हुई है वो 3777। तो प्लस में हम हैं 177। ठीक है, अब जो अभी लोग जाग रहे हैं और सुन रहे हैं, वो बताएं कि ये करेंगे क्या आप, ये जो डिफरेंस आया है इसका, अगर आप ये सेटअप चला रहे होते हैं। ओवरऑल आप पॉजिटिव में हैं, मगर इंडिविजुअली जो है फर्क आ रहा है, तो आप क्या एक्शन लेंगे? हेलो, सवाल आएगा कि सवाल समझ नहीं आया? एनीबडी वुड लाइक टू आंसर कि ये फोर्थ कॉलम जो है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कॉलम में ये जो डिस्क्रिपेंसी आई है, वेरिएशन आई है, इस पे आप क्या एक्शन लेंगे? इम्प्रूवमेंट करेंगे। ओवरऑल तो आप जिसे कहते हैं ब्लैक में है, ओवरऑल तो आप टारगेट एक्सीड कर चुके हैं, तो किस चीज में इम्प्रूवमेंट करेंगे? नेक्स्ट ईयर। जी, सर नेक्स्ट ईयर। ये महीने की सेल है तो नेक्स्ट मंथ हम समझ लेते हैं, नेक्स्ट मंथ आप इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो अभी देखें, अगला डायग्राम आना बाकी है, तो उस इसका सवाल का जवाब शायद अभी आप ना दे सकें। ये डिपेंड करेगा कि जो वेरिएशन आई है 162, 4, 112 प्लस माइनस की, वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है। ठीक है, अब अंदाजन हम कह रहे हैं कि ये 4 की वेरिएशन है, अगर हम परसेंटेज टर्म में निकालें तो if I may use my calculator, तो 4 जो है 630 का पॉइंट इंटू 100 0.63% है। ठीक है ना, तो 1% से भी कम का डिफरेंस आया है। मगर अगर हम यहाँ देखें कि 163, 163 डिवाइडेड बाय 1075,
तो ये 15% का डिफरेंस आ गया। तो कुछ आइटम ऐसे हैं, अगर हम देखें कि जिसमें डिफरेंस जो है ना वो ज़रा ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। और कुछ आइटम ऐसे हैं, आई डोंट नो इफ आई कैन चेंज द कलर, प्रॉब्ली नॉट। कुछ आइटम ऐसे हैं जैसे ये और ये, जिसमें डिफरेंस जो है कम आ रहा है। तो अगर ये वेरिएशन जो है जो आ रही है एक्चुअल और स्टैंडर्ड में वो ज़्यादा है, तो फिर हम कोशिश करेंगे कि इन आइटम्स पे, इस पे और इस पे जो है वो फोकस करें, इन 4 पे, 1 2 3 और 4। और लेट्स से हम अज्यूम करें कि अगर 20 के वेरिएशन आ रहा है, ये 4 का, अगेन ये भी मैं गलत कह गया, 20/160 जो है वो बन जाता है 20 डिवाइड बाई 160 इज 12.5%। तो हो सकता है इस पे भी हमें एक्शन लेना पड़े। तो वेरिएशन की रेंज पे डिपेंड करता है। अगेन टू मेक इट रियल फॉर यू, अगर आप 25 में से 20 एक्सपेक्ट कर रहे थे और आपके 18 आ गए, तो ये वेरिएशन की रेंज मैं कहूँगा एक्सेप्टेबल है। और अगर आपके 11 आए, 12 आए, 6 आए, 15 भी आए, तो शायद ये रेंज जो है वेरिएशन की एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। अगर आपके 18-19 आए, टारगेट 20 का था, तो आप कहेंगे नहीं, मैं सही डायरेक्शन में, मेरा काम चल रहा है, मैं इसी को कंटिन्यू करना है, थोड़ा सा इम्प्रूव कर लेते। अगर आपको 20 मार्क्स चाहिए थे 25 में से और आए आपके 10 हैं, तो फिर जो है वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, और फिर इसका मतलब है कि ज़्यादा एक्शन लेने की ज़रूरत है। समझ आ गई बात यहाँ तक? अरे भाई कुछ हाँ या ना कुछ तो बोल दिया जी करें सर, इतनी। बिल्कुल सर। असल में मैं इसलिए खामोशी करी, ये लोग सोचते होंगे कि यही सारा वक्त चढ़ चढ़ रहता रहता है, तो इसलिए मैं भाई थोड़ा तो सा किसी को कोई स्पेशल स्टेटस थोड़ी है, आप सीआर हैं, आप बोलें, जो सीआर नहीं है वो भी बोलें। प्रैक्टिस ये किया करें बोलने की। ये शायद आपको ये पिछली सेक्शन को भी समझा रहा था कि भाई कभी तो बोलेंगे जाके कहीं, जी सर, इंटरव्यू में मैं ना तो आप चुप बोलता रह रहता हूँ सकते हर वक्त। हैं। मैं तो सर हर वक्त बोलता रहता हूँ। खाली बोलने से बात नहीं होती है, काम की सर बात बोलने से हम बात। ज्यादा बोलते हैं, हम ज्यादा बोलते हैं, उसमें से आधा तो हम काम का बोलते होंगे। 100% श्योर, 50% तो हाँ हम हाँ सही बोलते होंगे। भाई बिल्कुल। देखें, मैं कोई वो जोक या उसके से हटकर वो कह रहा हूँ कि आपके जी जो सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। आपकी जो बातें होती हैं वो अलावा आपके हंसी मजाक के वो काम की बात होती है, आप सोची समझी बात करते हैं जब आप करना चाहते हैं तो। बट कम से कम बोलते तो हैं। अब एक मेजोरिटी जो है वो क्लास अव्वल तो आई नहीं है इस वक्त, कुल 13 लोग आए हुए हैं 35-36 ही क्लास में, ठीक है। उनमें से भी जो है वो 2-3 बोलते हैं और बाकी जो है वो खामोश रहते हैं। तो खैर ये आपकी चॉइस है कि आप खामोश रहना चाहते हैं। अच्छा, अब थर्ड स्टेप पे आ जाते हैं कि थर्ड स्टेप में आपने देखना है कि एक्शन क्या लेना है चीज को ठीक करने के लिए। टेकिंग मैनेजरियल एक्शन यहाँ लिखा हुआ है, इसको ये भी कह सकते हैं टेकिंग करेक्टिव एक्शन। मैनेजर जो है ठीक करने के लिए, करेक्ट करने के लिए क्या एक्शन ले रहे हैं। इसकी भी दो इकसाम, एक इमीडिएट करेक्टिव एक्शन है, फौरी तौर पे जो आप एक्शन ले रहे हैं ठीक करने को, और एक बेसिक करेक्टिव एक्शन। अब आप इमेजिन करें कि फैक्ट्री आप चला रहे हैं और फैक्ट्री में खुदा न खास्ता आग लग गई, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये जरा से पढ़ लें दोनों आप। ये फायर फाइटिंग के लफ्ज एक दूसरे मायनों में वो मैं समझाता हूँ। आप ये वाला एक्शन लेंगे, पढ़ लें इसकी डेफिनेशन, या ये वाला करेक्टिव एक्शन लेंगे, सोच के बताएं। मैं नाम ले लेता हूँ। खदीजा आप बता दें, माहम आप बता दें, वली आप बता दें।
सुफियान आप बता दें। फैक्ट्री अगर इमेजिन नहीं कर पा रहे तो गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया है, उसमें आप इमीडिएट करेक्टिव एक्शन लेंगे या बेसिक करेक्टिव एक्शन लेंगे? सर इमीडिएट। हाँ, दोनों केस में इमीडिएट होगा। आग अगर लग रही है तो आप कमेटी नहीं बिठाएंगे कि आओ भाई जरा ऑफिस में आ जाओ सब लोग, फैक्ट्री में आग लगी है, आग जरा बताइए भाई कौन से सेफ्टी प्रोसीजर्स नहीं फॉलो किए गए, अच्छा भाई कौन जिम्मेदार था, ड्यूटी किसकी है। या टायर पंक्चर हो गया तो आप वहाँ जो है गाड़ी छोड़ के और चल दिए कि अच्छा भाई देखेंगे, पीछे चल दिए, कील थी या कोई और चीज थी या जो है कोई लीक था। नहीं, इमीडिएट करेक्टिव एक्शन लेना जरूरी होता है कि फौरी हल निकाला जाए, स्पेशली अगर क्राइसिस या इमरजेंसी है। ठीक है ना? तो इमीडिएट करेक्टिव एक्शन जैसे नाम से ही जाहिर है, फौरन काम को चलाने के लिए कि भाई गाड़ी चल पड़े, लोगों की जान बच जाए, जो भी सिचुएशन। मगर लेट्स से एक फैक्ट्री, उसमें बार बार छोटी मोटी आग लगती रहती है या आपका टायर जो है गाड़ी का बार बार पंक्चर हो रहा है, तो इसका मतलब है कोई प्रॉब्लम गहरा है। और फिर आपको कौन सा एक्शन लेना पड़ेगा? बेसिक करेक्टिव एक्शन। बिल्कुल, बेसिक करेक्टिव एक्शन। कौन, उसामा? नहीं नहीं, नहीं सर, वली मोहम्मद। वली मोहम्मद साहब, बिल्कुल सही वली। सॉरी, वो आवाज़ों से बाज़ दफ़ा पता नहीं चलता। तो बेसिक करेक्टिव एक्शन में क्या है कि आप वजूहात ढूंढते हैं कि ये मसला आ क्यों रहा है, और वो मसले की जो रूट कॉज है, जड़ जो है, उसको आप एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये फायर फाइटिंग जो टर्म है, आग से लड़ना, फायर फाइटर्स होते हैं, फायर ब्रिगेड होता है, वो तो एक फिजिकल आग लग जाए कहीं उसकी बात है। बट मैनेजमेंट में ये इस्तेलाह इस्तेमाल होती है फायर फाइटिंग की, अब बुरे सेंस में होता है कि एक प्रॉब्लम बार बार आया जा रहा है। तो शायद आप कभी कंपनी में जब काम करें, आप सुने अगर बार बार एक प्रॉब्लम रिकर हो रहा है, तो बॉस शायद कहें कि भाई आई एम टायर्ड, आई एम सिक ऑफ फायर फाइटिंग, हर वक्त मतलब आग बुझाते रहो, नॉट फिजिकल आग बट जो काम से रिलेटेड डिस्क्रिपेंसीज या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो इमीडिएट करेक्टिव एक्शन भी लिया जाता है और बेसिक करेक्टिव एक्शन। इमीडिएट करेक्टिव एक्शन की कोई उर्दू में लफ्ज है जो आपके जहन में आता है? जब कोई मसला आ जाता है फिर हम उसका एक हल निकालते हैं फौरी, उर्दू में उसे क्या कहते हैं? सर जल्द अज जल्द। नहीं, जल्द अज जल्द तो फौरन हो जाएगा ना, मगर उसका एक बड़ा अच्छा सा नाम है। जब कोई मसला आ जाता है और हम इसका कोई हल निकाल लेते हैं जल्द से, तो उसके लिए एक लफ्ज है, वो लफ्ज बता दूंगा, आप कहेंगे हाँ हाँ बिल्कुल। फौरन। फौरन तो जल्दी हो गया ना, उसका एक बड़ा अच्छा। चले वो किस्सा सुनाता हूँ आपको, 5 मिनट रह गए। किस्सा फर्जी किस्सा है या हो सकता है असली भी हो, बहरहाल मैंने सुना किसी से कि एक बाहर के डेलीगेशन आया हमारे मुल्क और उन्होंने कहा कि भाई हम आपकी इंडस्ट्रीज को सर्वे करना चाहेंगे। ठीक है, तो उन्होंने कहा ठीक है, आपकी इजाज़त है, आप मुख्तलिफ हमारी फैक्ट्रियां जाएं और विजिट करें हमारी इंडस्ट्रीज। तो जब उनका विजिट कंप्लीट हो गया तो मिनिस्टर से मिले इंडस्ट्रीज के, उन्होंने कहा भाई हमने सर्वे कर लिया आपकी इंडस्ट्रीज का और बहुत शुक्रिया आपने हमें इजाज़त दी। हम एक चीज़ चाहते हैं कि वो पाकिस्तान हमें दे और वो हमारे लिए बड़े काम की चीज़ लग रही है। तो उन्होंने कहा कि हैरान हुए कि भाई ऐसी क्या चीज़ है जो हमारे पास है और ये इनके पास नहीं है, बाहर से वफ्द आया तरक्की याफ्ता मुल्क से। तो उन्होंने कहा कि हमें आप
जुगाड़ दें, ठीक है। उन्होंने कहा क्या मतलब जुगाड़ दें? उन्होंने कहा भाई जहां हम गए तो जो हमने जिस भी इंडस्ट्री में मसला देखा तो वहां के लोग ये बात कर रहे थे कि अच्छा भाई इस पे कोई जुगाड़ लगाते हैं या इसका कोई जुगाड़ निकालते हैं। तो उन्होंने कहा ये कोई आपके पास मैजिकल चीज़ है जो आपने दुनिया से छुपा रखी है कि कहीं लगाने से और कहीं निकालने से प्रॉब्लम्स का हल हो रहा है, ठीक है ना। तो मसला ये है कि हमारे जो कल्चर और माइंडसेट है वो जुगाड़ी माइंडसेट है कि बस हम कोई अटकल पच्चू जिसे कहते हैं उर्दू में, हम कोई शॉर्ट टर्म टेम्पररी सोल्यूशन निकाल लें। इसमें आपने शायद इंटरनेट पे मीम्स भी देखी हो, कहीं वो स्क्रू ड्राइवर और चप्पल और वो तार बांध के वो काम चला रहे हैं, कुछ ना कुछ जो है। तो जुगाड़ इज अ वेरी यूजफुल वे ऑफ थिंकिंग। किसी ने किताब भी लिखी है इस पर, आई थिंक किसी इंडियन ऑथर ने, कि भाई ये हमारी क्रिएटिविटी है। बट लॉन्ग टर्म जो है ना इसमें सोल्यूशन नहीं निकलता। तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन यानी अगर तरक्की याफ्ता ममालिक ने तरक्की की है वो बेसिक करेक्टिव एक्शन ले लेके की है, ठीक है। कि जो भी मसला आ रहा है उसका एक परमानेंट सोल्यूशन निकाला जाए, सेमी परमानेंट कह लें, चलें साल भर चल गया फिर देखें अच्छा फिर कोई नए किस्म का मसला आ रहा है, फिर उसमें इम्प्रूवमेंट, फिर उसमें इम्प्रूवमेंट। ये काइजन एक लफ्ज है, ये आपने सुना हुआ है? सर रिपीट करें, आवाज नहीं आई। ये मैं लिख दिया यहाँ पे, काइजन। सर कहीं लिखा हुआ देखा है लेकिन अब याद नहीं आ रहा। काइजन एक जापानीज वर्ड है जिसका लफ्जी तर्जुमा है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, ठीक है। तो जापानीज कहते हैं कि हमने रुकना नहीं है, मुस्तकिल हमने जो है वो इम्प्रूवमेंट जो है वो करते जाएंगे, ठीक है। तो एनीवे आई थिंक दिस इज टाइम ख़त्म होने वाला है। आई होप कि इस दफ़ा वो मुझे उसका भी पता चल गया। आप में से कुछ लोग मेरा ख्याल है जल्दी ज्वाइन कर रहे थे मीटिंग को जान करके या नादानिस्ता तौर पे, और इस वजह से टाइम हमारा ख़त्म हो जाता था, इसीलिए मैंने ये वेटिंग रूम का ऑप्शन ऑन कर दिया था। तो तकरीबन मेरा ख्याल है 40 मिनट्स अब होने वाले हैं। तो थोड़ा सा रह गया है, आप चाहें तो खुद से आगे ज़रा सा पढ़ लीजिएगा। ये बेसिकली ये डायग्राम अगर हो जाए 18-6 जिसकी मैं झलकी शुरू के चैप्टर के हवाले से दिखा चुका हूँ। अच्छा तो सर, अगर जी एक ओवरव्यू देख लें तो हमने चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 6 और ये चैप्टर अभी तक कितने ही पढ़े ना चैप्टर के लिहाज से अगर देखा जाए। देखें ये पॉलिसी लास्ट टाइम भी ऐसी आई थी कि जी मिड टर्म के बाद जो मटेरियल हुआ है वो कवर होगा। अब यूनिवर्सिटी की अगर ये पॉलिसी आती है तो मेरा इससे इख्तिलाफ है, इंटेलेक्चुअल इख्तिलाफ है, क्योंकि आपने खुद देखा है कि जो हम पहले चैप्टर से पढ़ रहे हैं उसकी कोई ना अहमियत ख़त्म हुई, वो एक बुनियाद है, ठीक है ना। तो अगर जी यूनिवर्सिटी जी ने ये रिक्वायरमेंट लगा दी तो हमने तो फिर मिड टर्म के बाद एसेंशली 2 ही चैप्टर पढ़े हैं या 2.5 चैप्टर पढ़े हैं, तो उसमें से एक तो पेपर बनना भी मुश्किल। तो मेरी तो आर्ग्यूमेंट या डिस्कशन यूनिवर्सिटी से ये होगा कि क्यूमुलेटिव हो सारा, ताकि जो शुरू से हमने पढ़ा है उसका। अब मसला ये है कि आपकी क्लास ने जो काम किया कि कट पेस्ट करके, तो वो उससे मामला ज़रा गड़बड़ हुआ है। तो बहरहाल फ़िलहाल जब तक कि यूनिवर्सिटी से क्लैरिटी नहीं हो जाती तो आप ये चैप्टर शुरू के चैप्टर से देख लें, और रिपोर्ट भी एक बहुत अच्छा मौका है कॉन्सेप्ट को रिव्यू करने का। एक एक कॉन्सेप्ट एक एक चैप्टर से लेके रिपोर्ट में लिखें हर चैप्टर की हेडिंग के अंडर, और देखें कि रियल लाइफ में ये कैसे अप्लाई हो रहा है। Right, folks, we're out of time. So thank you very much for those of you who made the effort to participate and attend the class. तो तो सर मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला। हाँ, टाइम अगर ख़त्म हो जाए तो व्हाट्सएप पे प्लीज़ फिर लिख दीजिएगा क्या क्वेश्चन है, 1 मिनट से कम रहे, और किसी भी वक्त ख़त्म हो जाएगा ये। और All right. Right, folks, thank you.